जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे देश में हर वर्ष हज़ारों की संख्या में नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से मौतें होती हैं। अगर उसमें एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर की बात करें यानी कि वज्रपात, इस वजह से अकेले 2500 मौतें होती हैं देश भर में। हमारे राज्य झारखंड में अगर देखा जाए तो पिछले 2 दशक में कई जाने गई हैं, खासकर जो जनजातीय समूह हैं या फिर जो ग्रामीण हैं, क्योंकि उन तक इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उसकी भी पहुंच नहीं है। उन तक इंफॉर्मेशन की कमी तो खैर है ही। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा भी ऐसे प्लान्स लाए जा रहे हैं ताकि उन तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके। ऐसे डिवाइसेस पे काम किया जा रहा है जिसके थ्रू हम उन्हें अर्ली नोटिफिकेशंस दे सकें। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, खासकर इसमें CROPC का क्या कुछ भूमिका है। यहाँ पे जो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस है उनके द्वारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर क्या कुछ काम किया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CROPC के चेयरमैन कर्नल संजय श्रीवास्तव और उनके साथ ही जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन साहू। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कर्नल साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी आपका एक रिसर्च इसमें रहा है, काफ़ी काम भी किया आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। इन पर्टिकुलर झारखंड में ही अगर हम वज्रपात की बात करें तो यहाँ से आपने शुरू किया था। हमारे राज्य में खासकर, क्योंकि अगर हम डेटास भी देखें तो पिछले कुछ वर्ष में संख्या, जो मौतों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो ये जो समस्या है इसके बढ़ने के पीछे क्या कुछ मुख्य वजह है? देखिए, झारखंड एक प्राकृतिक संपदाओं से प्रचुर राज्य है। प्रकृति ने हमें बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज से नवाजा है, लेकिन इनके साथ साथ जो झारखंड की पृष्ठभूमि है यह एक पठारी राज्य है और बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है। इसके कारण झारखंड में पठारी औद्योगिक राज्य होने के कारण यहाँ माइनिंग की एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं और गर्मी यहाँ बढ़ती जा रही है। और जैसे बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं उनमें मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर गर्म धरती से जैसे टकराते हैं तुरंत लाइटनिंग की घटना होती है। इसको इस तरीके से मान लें कि जैसे आप गर्म तवे पे पानी डालते हैं तो क्या होता है, भाप अचानक उठता है। उसी तरीके से जैसे झारखंड में हमारे जमशेदपुर, कराची, बोकारो, इन सारे एरिया में जैसे हवा आती है, गर्म धरती पे वो हवा टकराती है, मॉइस्चर ऊपर जाता है और लाइटनिंग की घटनाएं होती हैं। जैसा कि आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारे शहरों के तापमान में वृद्धि हुई है और जैसे तापमान में वृद्धि होती है तो समुद्र से भी जो भाप या बादल होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। जो हमारी साइंटिफिक स्टडी है उसके अनुसार 1 डिग्री अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है तो 12% मॉइस्चर मतलब बादलों में वृद्धि हो रही है। तो लाइटनिंग की अगर हम बात करें, झारखंड में पिछले अगर हम 10 सालों का डाटा देखें, 20 साल का डाटा देखें, तो खास करके 2010 के बाद से लाइटनिंग की घटनाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और सिर्फ 19-20 और 20-21 के डाटा को हम कंपेयर करें तो 65% बिजली गिरने की संख्या बढ़ गई है झारखंड में। तो इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। पहले जो हमारे यहाँ मौत कम हो गई थी वो मौतें अभी ज़्यादा हो गई हैं और 300 की संख्या को पार कर रही हैं। तो बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं और चूंकि लोगों का एक्सपोजर है, लोग बाहर काम करते हैं, तो इसीलिए मौत की भी संख्या बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज भी मतलब कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन रहा है। बिल्कुल, ये ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जो पेड़ों का कटना है, जल संसाधनों की कमी होना है, ये सारों का जो इकट्ठा प्रभाव है उसका एक संयुक्त परिणाम हमें वज्रपात के रूप में सामने दिख रहा है। डॉक्टर निरंजन, ये तो हमने एक वज्रपात की हमने बात की, खासकर झारखंड की अगर पृष्ठभूमि में देखा जाए, और भी कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं इन पर्टिकुलर झारखंड में जो कि हमारे लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती हैं। उसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर बात करेंगे तो डिज़ास्टर के बारे में रीजनल वेरिएशन के हिसाब से डिज़ास्टर होती है। आपने अगर देखेंगे गुजरात या नॉर्थ ईस्ट इंडिया या हिमालयन बेल्ट या उड़ीसा कोस्टल एरिया, उड़ीसा के बारे में अगर सोचेंगे, उड़ीसा में कुछ पर्टिकुलर ऐसा डिजास्टर होती है जहां झारखंड में उतना प्रभाव नहीं आता है। साइक्लोन के बारे में अगर बात करें, उड़ीसा में एक साल में कम से कम 4 बार 5 बार साइक्लोन आती है, आएगा ही।
ये एक उड़ीसा का ये एक हज़ार है, नेचुरल हज़ार वहाँ पर है, जहाँ झारखंड में उसका प्रभाव उतना नहीं है। होता है लेकिन उतना उसका क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी उतना नहीं होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे या हिमालयन के एरिया के बारे में, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वहाँ स्नो एवेलेंस, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वो 3-4 किस्म का मतलब डिजास्टर होती है, जहाँ का उसका वेरी फ्रीक्वेंटली होती है वहाँ पर। अपने झारखंड कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वहाँ स्नो एवेलेंस नहीं है, ना साइक्लोन है, ना कोस्टल एरोजन है, ना सुनामी है, कुछ नहीं है। झारखंड मोटा मोटी अगर सोचेंगे तो झारखंड एक फ्री फ्रॉम मेनी नेचुरल डिजास्टर्स बोल सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर्स है झारखंड में वो जो दूसरा स्टेट्स में नहीं मिलेंगे। जैसे माइनिंग ऑपरेशन बहुत सारी ज़्यादा झारखंड में है। माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से माइनिंग डिजास्टर होती है यहाँ पर। लाइटनिंग के तो कर्नल साहब बोल चुके हैं, लाइटनिंग की ये झारखंड एक हॉटस्पॉट है लाइटनिंग का, बिकॉज इसका एक टेक्निकल रीजन है, जोग्राफिकल, क्लाइमेटिकल, टेक्निकल रीजन्स के कारण की वजह से झारखंड में ही ज़्यादातर लाइटनिंग होती है, वज्रपात होती है। वज्रपात तो होती है दूसरा स्टेट्स में, बट उतना नहीं होता है जितना झारखंड में होते हैं। अगेन अगर देखेंगे तो फिर मृत्यु हार, डेथ रेट झारखंड में उतना बहुत सारी लाइटनिंग की वजह से होती है, बिकॉज यहाँ पर कुछ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। फैक्टर्स में एक जैसे ओपन जो एग्रीकल्चरल फील्ड से है, फार्मर्स ओपनली काम करते हैं। अदर कंट्रीज में आप अगर देखेंगे तो दूसरा कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री में, फार्मर्स ओपन फील्ड में काम नहीं करते, उनका ग्रीन हाउसेस है, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, उसके अंदर काम करते हैं। हमारे इंडिया में धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे महिंद्रा एपीसी लिमिटेड, वो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टाटा भी बना रहे हैं, वो धीरे धीरे, जैसे गुजरात में काफ़ी ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स है। हमारे झारखंड में उतना ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स नहीं, फार्मर्स लोगों ने, कृषक लोगों ने बाहर ओपन ज़्यादा काम करते हैं। और जो सीजन वाइज, जो मौसम के टाइम पर या कभी कभी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस की वजह से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन वज्रपात शुरू हो जाता है, लेकिन फार्मर्स लोगों को पता नहीं चलता है। इसी की वजह से एक कारण डेथ का कारण है। बाकी कारण भी अवेयरनेस भी है, और कुछ गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन का कुछ लैकिंग है। गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, सरकार तो काम भी कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा है उसमें लैकिंग है, वो होना चाहिए, काम होनी चाहिए, इंटरवेंशन होनी चाहिए। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। झारखंड में तो वो ज़्यादातर लाइटनिंग और माइनिंग डिजास्टर, डैम बस्ट और अर्थक्वेक प्रभावित झारखंड है। इसी ऊपर हम लोग कुछ सोचना चाहिए, सरकार को भी, हम लोग को भी। बिल्कुल, सारे ही स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसमें ज़रूरी है काम करने। हाँ सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि झारखंड में 2 मुख्य आपदाएं हैं, एक सूखा और दूसरा वज्रपात। बाकी आपदाएं भी हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है। तो अगर हम झारखंड को देखें, हमारे यहाँ जो सॉइल मॉइस्चर है या जल के संसाधन, यहाँ प्रचुर मात्राएं बारिश होने के कारण भी हम लोग उस पानी का संचय नहीं कर पाते हैं, और 85% जो हमारा पानी है वो बह के दूसरे राज्यों में या अन्य जगहों पे चला जाता है। तो इसके कारण झारखंड में सूखे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हम देखें समय के साथ, तो आज की तारीख में औसतन 43% झारखंड प्रत्येक वर्ष सूखे का सामना करता है। और इसके कारण ओवरऑल जो हमारी अनाज की पैदावार है, अगर हमारे राज्य को 70 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, तो मुश्किल से 40-45 मीट्रिक टन हो रही, मतलब अनाज की कमी हो रही। और दूसरी आपदा है वज्रपात, जिससे कि राज्य में मौत की संख्या बढ़ रही है। तो मेरा मानना ये है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है। जहाँ तक वज्रपात की बात है, तो इससे जान बचाने के सारे साधन मौजूद हैं। जैसे उसकी पूर्व सूचना आपको मिल जाती है। भारत सरकार मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दामिनी ऐप है, दामिनी इंग्लिश में DAMINI है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कहीं भी रहेंगे तो आपको 40 किलोमीटर पहले सूचना मिल जाएगी कि आपके ऊपर वज्रपात गिरने वाला है। दूसरी बात होती है, जैसा कि प्रोफेसर साहू ने बताया, जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। अगर आपको पता है कि ऐसे वज्रपात की घटना होने वाली है, या तो आपके पास मोबाइल ऐप हो, अगर ऐप नहीं हो तो आसमान में जब काले घने बादल आते हैं, हल्की बूंदाबांदी हो, तो वज्रपात होने की संभावना रहती है। सफ़ेद बादलों से वज्रपात, बिजली नहीं गिरती है। तो आप आसमान में देखेंगे तो आपको सफ़ेद
अगर काले बादल नज़र आ रहे हैं तो वज्रपात होने की संभावना है। मोबाइल है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरी और भी चीज़ है, अगर आपको आसमान में चमक दिखाई देती है तो आप मन में गिनती कीजिए। ये 5 सेकंड रूल कहते हैं। ये रूल प्रकाश की गति और आवाज़ की गति, इन दोनों के बीच में अंतर जो होता है उसके ऊपर आधारित है। हमें पता है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और जो आवाज़ की गति है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसीलिए जब आप चमक देखते हैं तो आपको आवाज़ जो सुनाई पड़ती है देर में सुनाई पड़ती है। जैसे आपने चमक देखा, गिनते शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5, और अगर आपको आवाज़ तब सुनाई देती है, बादल का गर्जन सुनाई देता है, मतलब बिजली 1 माइल दूर है। अगर आप 50 तक गिन लेते हैं तो बिजली 10 माइल दूर है। ये समय का आप इस्तेमाल कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान में चले जाइए। अब सुरक्षित स्थान कौन है? पक्का भवन, आपकी कार, बस, जो भी एनक्लोज स्ट्रक्चर है, चारों ओर से बंद जो संरचना होती है, वो सुरक्षित स्थान है। तो जैसे आपको पूर्व सूचना मिले, आप किसी पक्के भवन, स्कूल, पंचायत भवन, हॉस्पिटल, पक्का घर, उसके अंदर चले जाएं। क्या नहीं करना है? वो ये कि आप पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़े हो। ऊंचे लंबे अकेले जो पेड़ होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जो टावर होते हैं वो खतरनाक होते हैं। खुले खेत में खतरनाक होता है क्योंकि बिजली ऊपर से जब गिरती है तो चारों ओर फैलती है। तो बेहतर है कि आप खुले में न रहें और एक पक्के मकान के अंदर चले जाएं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी जितने प्रिवेंटिव मेजर्स बताया कर्नल साहब ने, उन्हें काफ़ी मदद भी मिली होगी और मुझे खुद काफ़ी जानकारी मिली इन्होंने जितनी बातें बताई। प्रोफेसर साहू, जैसा हम यहाँ पे प्रिवेंटिंग मेजर्स की बात कर रहे हैं, हमारे खासकर झारखंड में कितने तैयार हैं हम जो प्रिवेंटिंग, क्योंकि डिज़ास्टर, एक नेचुरल डिज़ास्टर के साथ एक ये है रिस्क कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रकृति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो जो उसका आफ्टर इफेक्ट है, किस तरीके से कितना डैमेज हो रहा है, हम डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो हम राज्य झारखंड को देखें, प्रिवेंटिंग मेजर्स के पैमाने में कहाँ हम खड़े हैं? देखिए, आपने ठीक बोले, नो वन कैन स्टॉप द डिजास्टर, वो तो होगा ही, नेचुरली होना ही है। लेकिन हम लोग तो एटलीस्ट उनका मिटिगेट कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट, डिजास्टर का जो इम्पैक्ट होती है ना, उसको हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेशन के लिए एक चीज़ चाहिए हमारा, झारखंड कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, झारखंड गवर्नमेंट में ऐसा कुछ पॉलिसी बना हुआ नहीं। रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट कुछ काम शुरू की है, जैसे SDM है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया है, SDRF भी इस्टेब्लिश किया गया है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो इसके थ्रू से कुछ किया जा सकता, बट मेरे कहना यहाँ पर है, कुछ अगर फाइनेंशियल एलोकेशन ना हो, बहुत सारी स्टेट्स हमारे इंडिया में अगर देखा जाए, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात, ऐसे और भी कुछ स्टेट्स है, उनका उन लोगों ने बहुत पहले, मतलब करीब 10 साल 15 साल पहले काम शुरू कर दिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। उनका इंटरवेंशन बहुत काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनका जो बजटरी एलोकेशन बोलते हैं, एनुअल बजट जो बनता है, उनका बजट एलोकेशन स्पेसिफिकली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट रखा जाता है। बट झारखंड गवर्नमेंट में ऐसा कितना है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता, कैसे बजट बनता है ना, सारे बजट जो बनता है पहले रखते हैं एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, बाकी सब रखने के बाद जो बजट बचता है रखते हैं, ओके चलो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रख दो। वो एक नेग्लेक्टेड अमाउंट होती है, तो उस नेग्लेक्टेड अमाउंट में मतलब स्मॉल अमाउंट होगी, छोटे वो अमाउंट होगा, तो उसको लेके क्या डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी एक सजेशन यहीं पर है, तो केवल झारखंड गवर्नमेंट नहीं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी है इंडिया में। एक यही एक सुझाव मैंने दिया था, एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल प्लेटफॉर्म हुई थी मैक्सिको में 2017 में। वहाँ पर हमारा यूनियन मिनिस्टर भी थे, श्री किरण रिजिजू साहब। तो मैंने वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में यही चीज़ बताया था, सारी विश्व में जितने कंट्री है उनका एक डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली गठन किया जाए। हमारे यहाँ क्या है, झारखंड में होम, जेल, उसके साथ एक डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि नेग्लेक्टेड एरिया हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री या सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए, और एक बजट प्रोविजन सेपरेटली, एक सब्सटेंशियल अमाउंट का बजट वो रखा जाए।
ताकि हम लोग यूज कर सकें। दिस इज ए वन। एक सेकंड, हम लोग को जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिवेंशन के बारे में आप पूछे थे क्वेश्चन, हमारे झारखंड में प्रिवेंशन रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स ऐसा नहीं, बट सम प्रोग्राम्स या कुछ प्रोग्राम्स जो कन्वर्ज कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स के साथ, वो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को एट्रीब्यूट करें। जैसे मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम के थ्रू से हम लोग चेक डैम बना सकते हैं, चेक डैम के थ्रू से हम लोग वाटर सेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो कि ड्राउट मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसा खास स्पेशली कुछ नहीं है, बट कुछ कुछ कन्वर्जेंस के थ्रू से हो रही है। फिर भी मैं यहाँ पर एक सजेस्ट करूँगा, हमारा सरकार थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स में काम करे और कुछ बजटरी एलोकेशन सब्सटेंशियली करे। बिल्कुल। कर्नल साहब, 2019 में CROPC द्वारा लाइटनिंग रेजिलिएंट एक इंडिया कैंपेन निकाला गया था इस उद्देश्य के साथ कि 80% जो देश भर की लाइटनिंग है उससे होने वाला जो डेथ है उसको हम कंट्रोल कर सकें। क्या कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स इस कैंपेन में लिया गया था और किस तरीके से इसे धरातल पर उतारा गया? देखिए, 2019 26 मार्च को IIT दिल्ली से हम लोगों ने वज्रपात सुरक्षित भारत अभियान या लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से ये वज्रपात की भविष्यवाणी शुरू की। तो इस भविष्यवाणी को जनता तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से पहुंचाए, ये जानकारी जनता तक उपलब्ध कराने के लिए CROPC ने इसको लॉन्च किया। हमारे पास वज्रपात से बचने की सारी सॉल्यूशन, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चैलेंज सबसे बड़ा ये है, चुनौती सबसे बड़ी है कि किसे इससे नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान हो रहा है किसानों को, जो जंगल में जाते हैं उनको, जो मछुआरे हैं उनको, जो लोग ओपन में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से हम लोग अभी 5 दिन का, 3 दिन का, 24 घंटे का और ये दामिनी ऐप से कम 3 घंटे का आपको वार्निंग दे रहे हैं। इस वार्निंग को किसान तक कैसे पहुंचाया जाए। हालांकि क्रॉपसी के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, सारे उपायुक्तों के द्वारा हम जागरूकता रथ लेके चलते हैं, हमारे वॉलंटियर्स जाके किसानों को आगाह करते हैं कि खेत से हटो, अभी वज्रपात होने वाला है। लेकिन ये एक संयुक्त जिम्मेवारी होनी चाहिए और यहाँ राज्य सरकार का बहुत बड़ा रोल आता है। जहाँ तक झारखंड सरकार की अगर मैं बात करूँ तो 500 करोड़ से ऊपर पैसा प्रतिवर्ष भारत सरकार की ओर से सिर्फ ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए आता है। उद्देश्य यह है कि आपदाएं हो ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरी पूर्व सूचना अवेलेबल रहती है। तो जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से जो हमारे किसान हैं, जो हमारे पशु हैं, उनको हटा लिया जाए। इन सब कामों के लिए, प्रिवेंटिव कामों के लिए सरकार की ओर से पैसा आता है, योजना है, उसको सही तरीके से संचालित किया जाए। जो इतनी बड़ी साइंटिफिक जानकारी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाइटनिंग की पूर्व सूचना या अर्ली वार्निंग की हम बात कर रहे हैं, या लाइटनिंग सेफ शेल्टर की बात कर रहे हैं, ये हमने 2011 में झारखंड में ही डेवलप किया था और 2016 में जब ये भारत सरकार को इसकी प्रेजेंटेशन हुई तो पूरे देश में लागू किया गया है। और हम लोगों ने उस वक्त करीब 22,000 स्कूलों को, 4,000 से ज़्यादा अस्पतालों को, सभी सरकारी भवनों को वज्रपात सुरक्षित करवाया था। लेकिन सबकी एक समय सीमा होती है, उसकी लाइफ उस वक्त 10 साल थी, वो समय सीमा अभी ख़त्म हो गई है। और इसीलिए जो हमारे सुरक्षित आश्रय स्थल थे, हमारे यहाँ अभी 600 से ज़्यादा मौत होती थी। अगर आप 10-11 का आंकड़ा देखें, उसको घटा के हम लोग 148, 142 तक ले आए थे। लेकिन चूँकि वो जो उपकरण लगाए गए थे वो अब एक्सपायर हो गए हैं, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। तो ज़रूरत है कि जो भारत सरकार से पैसा आ रहा उनका इस्तेमाल करके उन उपकरणों को दोबारा लगाया जाए और हमारे स्कूलों को, हमारे अस्पतालों को, गाँव को, पंचायत को, टोला को पुनः उसी तरीके से सुरक्षित बनाया जाए। हमारी जो लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन है, उसका नतीजा ये हुआ, जो झारखंड मॉडल पूरे देश में लागू हुआ, उड़ीसा ने 60 से 70% अपनी मौत कम की। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ 70% से ज़्यादा मौतें कम हुई। सारे राज्यों ने अपनाया है और वहाँ मौत कम हो रही है। ज़रूरत है हम उसको अपने राज्य में दोबारा पुनर्जागृत करें और बढ़िया से उसको लागू करें, जिससे कि वो जानकारी लोगों को मिले। लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन के हमने स्कूलों में करिकुलम डेवलप किया, वो भी झारखंड मॉडल है, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो किताबें हैं उनमें वज्रपात पे एक विषय है,
जो पढ़ाया जाता है, जो हमारी NDRF है, SDRF है, इसके द्वारा हम लोग स्कूलों में जागरूकता कराते हैं। तो ये कार्यक्रम को हमें दोबारा और गतिशील होकर और आक्रामक तरीके से करना चाहिए। और वज्रपात एक सीजनल आपदा है, आप हमेशा इस नहीं कर सकते। हमें पता है कि काल वैसाखी का जब पीरियड आता है, वैसाखी जिसे कहते हैं 13 अप्रैल के आसपास होता है, तो तब ये घटनाएं शुरू होती है। तो उस वक्त जागरूकता कराने की ज़रूरत है। जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है, उस वक्त जागरूकता कराने की ज़रूरत है। जब सितंबर अक्टूबर का समय आता है, उस वक्त जागरूकता कराने की ज़रूरत है। दिसंबर के अंत में जब ठंड बहुत पड़ती है, बारिश होती है, उस वक्त भी वज्रपात की संभावना होती है, तो उस वक्त जागरूकता कराने की ज़रूरत है। ये सारा सीजनल कैलेंडर हम लोगों ने तैयार कर दिया है। भारत सरकार की ओर से, भारतीय मौसम विज्ञान रांची की ओर से हमेशा इस पे जागरूकता, इस पे समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। राज्य सरकार को यहाँ एक ज़्यादा सक्रिय और आक्रामक भूमिका जनता के बीच निभानी है, जिससे कि और हमारे किसान, हमारे जो चरवाहे हैं, मछुआरे हैं, हमारे जंगल में जो शिकार करने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचा जाए। ये टारगेटेड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। सिर्फ किसान, सिर्फ मछुआरे, जो लोग बाहर गए हैं, जिससे कि हम उनको रोक सकें जो इससे प्रभावित हैं, जिनकी मौत हो रही है, उनकी मौत को हम रोक सकें। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पशु, हमारे जो आदिवासी जनजातीय समाज है, पशु हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कहीं 30 गाय, कहीं 20 बकरी, कहीं 200 मुर्गियों की मौत हो रही, इसको रोकने पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो उनके जीवन यापन का हिस्सा है। लिक्विड इकोनॉमी है, रोज की दिनचर्या दूध बेचने से या चिकन बेचने से ही होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जनजातीय समाज में हो रहे लोगों की मौत और जो उनकी जीवनचर्या है, उसको हम बचाने का प्रयास करें। बिल्कुल। डॉक्टर निरंजन, जैसे कि हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ अवेयरनेस की जो हम इतनी बात कर रहे हैं, XISS यहाँ पर एक क्या भूमिका निभा रहा है ताकि लोगों के बीच एक तो अवेयरनेस भी बढ़े और उसके साथ साथ इस पूरी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो हमारी समस्या है, उसको किस तरीके से हम मैनेज करें, है ना? जितनी डिज़ास्टर कैलामिटीज़ जितनी होती है हर साल, उसको लेकर क्या कुछ काम हो रहे हैं? XISS डिजास्टर को लेकर बहुत सेंसिटिव है और स्ट्रॉन्ग कंसर्न भी है उनका। और हमारे कोर्स सिलेबस, हम लोग तो XISS में मैनेजमेंट कोर्सेज में डिफरेंट डिसिप्लिन में मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करते हैं, PG लेवल की। उसमें रूरल मैनेजमेंट कोर्सेज भी है। रूरल मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट किए हैं। 2 कोर्स ऑफर किया जा रहा है, तो उसमें मैं ही पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स लोगों को। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स लोगों को एक एक्सपोजर देने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट जो प्लेस में अफेक्टेड हुआ है, जो पीपल, वल्नरेबल पीपल या अफेक्टेड द प्लेस लेके जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तरफ से बोल रहा हूँ, तो पारादीप उड़ीसा में 2-3 साल पहले कंटिन्यूसली पारादीप लेके जाता था वहाँ पर प्रिपेयर्डनेस स्टडी के लिए। पारादीप क्यों? पारादीप एक हाईली वल्नरेबल एरिया इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन। सुपर साइक्लोन 99 में हो चुकी थी वहाँ पर। पाइलिन एंड हुदहुद 2012-2013 में हो चुका था। तो एक पारादीप एक हॉटस्पॉट है, जिससे झारखंड का हॉटस्पॉट लाइटनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पारादीप भी एक साइक्लोन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हॉटस्पॉट जगह और एक मल्टी हैजर्ड प्रोन एरिया, क्योंकि सुनामी का प्रोबेबिलिटी है। पीपल आर वल्नरेबल टुवर्ड्स सुनामी, साइक्लोन एंड कोस्टल एरोजन। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स XISS से जाकर वहाँ प्रिपेयर्डनेस प्लान, जैसे कर्नल साहब बोले ना, मछुआर, यहाँ पर जैसे टारगेटेड ग्रुप है फार्मर्स, उड़ीसा में मछुआर, ऑल द फार्मर्स दे गेट अफेक्टेड। जो साइक्लोन जब ये आते हैं, सो फार्मर्स ही द फर्स्ट वल्नरेबल ग्रुप, फर्स्ट विक्टिम, तो दे आर विक्टिमाइज्ड। तो देन उनके लिए हम लोग प्रिपेयर्डनेस प्लान, जैसे एनिमल रिसोर्स का प्लान बनाए थे, लाइवस्टॉक, लाइवलीहुड्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सारी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। दिस इज वन। सेकेंड, झारखंड कॉन्टेक्स्ट में तो हमारा जो अर्बन रिस्क रिडक्शन होती है, झारखंड सिटी, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, ये जो जिस सिटी में ज़्यादा, जो टाउन में ज़्यादातर पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस सिटी में सिटी रिडक्शन प्लान बनाना चाहिए। इसको बोलते हैं अर्बन रिस्क रिडक्शन। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाकर ना स्टडी करते हैं
रांची सिटी में एक अगर वो दैट आइडिया कैन बी रेप्लिकेटेड इन धनबाद एंड बोकारो। उसमें अर्बन रिस्क रिडक्शन में जैसे रोड सेफ्टी, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वेरेज मैनेजमेंट, देन स्कूल सेफ्टी, डाइलैपिलेटेड बिल्डिंग प्लान, सारी प्लान कॉम्प्रहेंसिव प्लान बना के हम लोग सबमिट करते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक जरूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि क्रॉपसी आपदा में पुराने सारे डाटा का काफ़ी काम होता है और हमें भविष्य की आपदाओं को रोकना है। तो क्रॉपसी के पास पिछले 100 साल का कंप्लीट डाटा है, वो एक्सआईएसएस में हम रखना चाहते हैं और एक्सआईएसएस के जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा इस एक नॉलेज सेंटर की हम स्थापना कर रहे हैं जो सरकार के लिए एक एडवाइजरी का काम करेगी और आगे की आपदाओं को रोकने के लिए एक्सआईएसएस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगा। जैसे कि झारखंड में जान की क्षति, आर्थिक क्षति, पशुओं की क्षति, ये सारी क्षति रोकी जाए। तो इसके लिए एक्सआईएसएस एक लीडरशिप नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर के रूप में सामने आ रहा है और क्रॉपसी और एक्सआईएसएस के बीच में जो तकरार हुआ है, इकरार हुआ है, इसके साथ हम यहाँ पे नॉलेज स्थापित करेंगे, सारी जानकारियाँ देंगे और सरकार को समय समय पे जो जरूरी जानकारी होगी, जो काम करने में, उसकी सलाह दी जाती रहेगी। तो ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली जनजातीय परिप्रेक्ष्य में एक क्रांतिकारी कदम है और एक्सआईएसएस के जिस तरीके से उत्साह है, जिस तरीके के स्टूडेंट्स काम करते हैं गाँव के क्षेत्रों में, मुझे लगता है कि झारखंड के गाँव वज्रपात ही नहीं, हर तरीके से आपदा से सुरक्षित गांव, सुरक्षित झारखंड हमारा उद्देश्य है। सुरक्षित झारखंड, सबल झारखंड, और ये एक्सआईएसएस और क्रॉपसी के मिलन से हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसा जिस तरीके से आप लोगों ने जानकारी दी वज्रपात को लेकर, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ समझने की इससे मदद मिली होगी। किस तरीके से आप लाइटनिंग से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी जानकारी मिली है। कर्नल साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, डॉक्टर निरंजन आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप लोगों ने जो ज़रूरी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कली में। तब तक के लिए धन्यवाद।